नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसपे हम पढ़ने जा रहे हैं 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से। साथ साथ हम इससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस और पिछले महीने में गुजरे करंट का भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए अर्जुन सिसोदिया जी की वो लाइनें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी। दोस्तों, अर्जुन सिसोदिया जी कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दोस्तों, जिनके जीवन में अगर कठिनाइयां नहीं आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि उनका रास्ता गलत है, अज्ञानी वो अपने सही रास्ते पर नहीं बढ़ रहे। जिनके जीवन में दिक्कतें आती हैं, इसका मतलब वो प्रयास कर रहे हैं। दिक्कत हमें दिखाती है कि हमारा रास्ता सही है। अगर आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रही, तो आप ये समझ लीजिएगा आप अपनी तरक्की की ओर नहीं बढ़ रहे। अगर आप अपना जीवन चाहते हैं कि आरामदायक हो, तो आप जहां पर हैं वहीं पर आपको स्थिर रहना होगा। अपने से नीचे वाले लोगों को देखकर ही खुश रहना होगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी और आपके जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां जरूर आएंगी, अगर आप एक स्तर से एक स्तर ऊपर जाना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, अपनी कठिनाइयों को अपना दोस्त बनाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में भारत बोत्सवाना से कितने चीते अगले महीने लाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, जो ये चीता है, ये हमारे यहाँ पर 1992 में आखिरी बार देखा गया था। आखिरी बार देखा गया था, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या कर दिया गया, यहाँ पर भारत में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया, तो जब हमारी मोदी सरकार ने दोबारा से इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, तो इसको क्या किया, पुनः स्थापित स्थापित इसलिए क्योंकि अभी विश्व में से इसकी जनसंख्या खत्म नहीं हुई है। अफ्रीकी के कई देशों में इनकी बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन भारत में 1952 से इनको नहीं देखा गया था। तो इसके तहत भारत ने क्या किया, 17 सितंबर 2022 को एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं। इसके तहत भारत ने अब दो अफ्रीकी देश, कौन कौन से हैं, तो दो अफ्रीकी देश, जिसमें से पहला देश है नामीबिया और दूसरा देश है साउथ अफ्रीका। यहां से हमने पहले चीते मंगवाए थे और कहां पर रखे थे, तो कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क जो कहां पर है, जो मध्य प्रदेश में है, यहां पर इनको रखा गया। यहाँ पर इनका क्वारंटाइन जब पूरा हुआ, यानी जब ये भारत की जलवायु में पूरी तरह से घुल मिल गए, तो और जगह इनको क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। अब भारत क्या कर रहा है कि अब भारत तीसरा देश जो है, तीसरा देश अफ्रीकी ही है, अफ्रीका का ही है, उसका नाम है बोत्सवाना। क्या नाम है, तो बोत्सवाना। यहां से हम कितने 8 चीते मंगवाने जा रहे हैं। 8 चीते लाना है किसको, भारत को, ठीक है। तो कितने चीते लाने हैं, 8 चीते लाने हैं। कहां से लाने हैं, तो बोत्सवाना जो अफ्रीका का एक देश है, वहां से हम 8 चीते लाने की योजना बना रहे हैं। वर्तमान में भारत में कितने चीते हैं, तो वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में भारत में 26 चीते हैं, ठीक है। क्या 26 चीते हम और देशों से ही लेकर आए हैं, नहीं दोस्तों, 27 चीते हैं। कितने हैं, तो हमारे यहाँ 27 चीते हैं। क्या 27 के 27 हम अपने यहाँ से बाहर से लेकर आए हैं, नहीं। इसमें से 16 भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में ही क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं, यानी भारत में इन्होंने जन्म लिया है और अब अच्छी अवस्था में ये हैं। क्या जितने लाए थे उतने बचे हुए हैं, नहीं दोस्तों, कुछ उनमें से मर भी गए थे, क्योंकि यहाँ में और वहां में रात दिन का अंतर पड़ जाता है, और चीते को जीवित रहने के लिए ये जो रात दिन का अंतर है, ये काफी प्रभावित करता है। उसकी जो दिनचर्या है उस पर प्रतिकूल असर डालता है। इसलिए रात से यहाँ पर दिन में आने पर जो उनका साइकिल गड़बड़ाता है, उसको सामान्य करने के लिए, भारत की परिस्थितियों में एडजस्ट करने के लिए उसको कोनो नेशनल पार्क में रखा जाता है, यानी क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। तो भारत अब कितने चीते लेने जा रहा है, तो 8 चीते भारत यहां से लाने जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कहां से लाने जा रहा है, तो अफ्रीका से लाने जा रहा है।
ठीक है, तो ऐसे ही आएंगे और इनको कोनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया जाएगा। अब बात करते हैं अफ्रीका की। ज्यादा बड़ा हो गया है अफ्रीका, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि भारत भी हमें दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर हम कोई भी मैप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, भारत पहुंचेंगे, वहां से फ्लाइट लेके दूसरे महाद्वीप में पहुंचेंगे। तो ये है भारत, ये हमने दिशाओं का ज्ञान आपको बताया है। सीधे वाली साइड में ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ऊपर नॉर्थ हुआ और नीचे साउथ हुआ। तो भारत के अगर हम पश्चिम में चले तो पश्चिम में एक महाद्वीप है जो ये आपको दिख रहा है, और इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीकी महाद्वीप। क्या है, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। क्या नाम है इसका, अफ्रीका। ठीक है, तो ये कौन सा महाद्वीप हुआ, अफ्रीका हुआ। ठीक है, ये अगर बात करें अफ्रीका की तो विश्व में जनसंख्या जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में दोनों में ये क्या है, एशिया के बाद दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अब अफ्रीका में ये बोत्सवाना कहां पर है, तो अफ्रीका में आप बिल्कुल जो नीचे देखेंगे, क्या देखेंगे नीचे, तो यहां पर आपको दिखेगा ये येलो कलर में बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना ये देश हुआ। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी है गैबोरोन। क्या इसकी राजधानी है, गैबोरोन इसकी राजधानी है। ठीक है, ये इसकी राजधानी हुई। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की तो यहाँ की मुद्रा है बोत्सवाना बोत्सवानियाई पुला। क्या है, तो ये इसकी मुद्रा हुई। तो बोत्सवाना में क्या, ये राजधानी और मुद्रा मैंने आपको बता दी। अब बोत्सवाना यहाँ से पहले हम नामीबिया से लेकर आए थे और दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए थे। यहाँ से ही क्यों लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक रेगिस्तान पड़ता है। इस क्षेत्र में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे के क्षेत्र में एक रेगिस्तान है जिसको हम कालाहारी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल है। तो यहाँ पर चीतों की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, यहीं से ही भारत लेकर आया है। कालाहारी मरुस्थल में और क्या विशेषता है, तो कालाहारी मरुस्थल जिससे हमारी मकर रेखा गुजरती है। कौन सी, मकर रेखा गुजरती है। यहाँ पर जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन। कौन सी, तो बुशमैन जनजाति। ये बहुत ही खतरनाक जनजाति है बुशमैन। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो दक्षिण अफ्रीका के भी दक्षिण वाले हिस्से में है। अगर मैं आपको दक्षिण अफ्रीका को दिशाओं में बांटूं तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, हमारा दक्षिण अफ्रीका। तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में सबसे दक्षिणतम देश है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। अब हम एक बार देख लेते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका, ठीक है, ये हुआ हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। किलिमंजारो ये क्या है, एक मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये विश्व का एकमात्र एकल खड़ा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत। एकल का मतलब है एकल पर्वत, यानी कोई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, सिर्फ एक पर्वतनुमा संरचना है। इसके बाजू जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उस पर एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या हुआ, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे छोटी चोटी क्या है, एवरेस्ट है, लेकिन इसके आजू बाजू कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये एकल खड़ा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर मैं बात करूं यहाँ की सबसे लंबी नदी की, तो यहाँ की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब नील नदी कहां पर बहती है, तो ये निकलती है, देखो हमारा यहाँ पर एक देश है केनिया। क्या है, ये है केनिया, ये है युगांडा और नीचे है अपना तांजानिया। तांजानिया। अब इन तीनों देशों की सीमाओं पर एक झील यहाँ आपको दिख रही होगी। किस किस देश की, केनिया, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, ठीक है, और विक्टोरिया झील से यहाँ से सफेद नील नामक एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलेगी, सफेद नील, यानी सफेद नील नामक एक नदी निकलती है। अब जो ये नदी है ये यहाँ से सूडान होते हुए बहती है। इधर यहाँ पर एक देश है इथोपिया। इथोपिया में एक झील है,
क्या है इस देश का नाम? इथोपिया। और इथोपिया में एक झील है, उस झील का नाम है ताना झील। क्या है? ताना झील। और इस ताना झील से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं नीली नील। क्या कहते हैं? नीली नील नदी। अब ये जो नीली नील नदी है और सफेद नील नदी है, ये एक स्थान पर दोनों जाकर मिलती है। और मिलती कहाँ है? खार्तूम में। खार्तूम जो किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है। खार्तूम में जाकर मिलती है और यहां से कहलाती है ये नील नदी। क्या कहलाती है? नील नदी। तो ये होती है नील नदी। ठीक है। और नील नदी गिर कहाँ पे रही है? तो ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं हम भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर इसको बोलते हैं। तो अपना डेल्टा ये कहां पर बना रही है? भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। अगर बात करूं मैं अफ्रीका के सबसे निचले बिंदु की, अगर अफ्रीका के सबसे निचला बिंदु, तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बिल्कुल अदन की खाड़ी के एकदम कोने पर, जहां से बाबे मंडल जल संधि निकलती है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है जिबूती। जिबूती। और जिबूती में एक झील है जिसे हम बोलते हैं असाल झील। असाल झील ये अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है। असाल झील अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है। अगर बात करूं यहाँ के रेगिस्तान की, तो ये वाले क्षेत्र में एक रेगिस्तान पाया जाता है जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान। और सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब बात करें हम किसकी? एक यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? तो ये जो आपको यहाँ पर सींग जैसी संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग हम इसको बोलते हैं। अब इसमें कितने देश आते हैं? तो इसमें 4 देश आते हैं। 4 देश कौन से हैं? तो पहला है सोमालिया। सोमालिया। एक हो गया जिबूती। जिबूती। एक हो गया इथोपिया। और एक हो गया हमारा इरिट्रिया। क्या है? इरिट्रिया। तो ये 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये इकलौता विश्व का महाद्वीप है जिससे हमारी मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से ये गुजर रही है कौन सी रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा कहां से गुजर रही है? तो नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, उसके बाद अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा हो गया मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो इतने देशों से हमारी मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद अगर बात करें भूमध्य रेखा की, तो ये हमारी भूमध्य रेखा गुजर रही है। किससे गुजर रही है? तो गैबोन, गैबोन के बाद ये कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, उसके बाद केनिया और उसके बाद सोमालिया। ये यहां से गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा। अगर बात करूं मैं आपको यहां से कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा यहां पर वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा से गुजरती है, पश्चिमी सहारा देश से। उसके बाद मारिटानिया, माली, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद ये गुजरेगी नाइजीरिया, लीबिया और मिस्र। तो इतने देशों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को भी हमने अफ्रीका से गुजरने वाले देशों के रूप में पढ़ लिया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा जहाजों की रिसाइकलिंग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समझौता है? तो अभी हमने अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये समझौता कौन सा है? हांगकांग। जो किससे है? जो किससे है? तो जो हमारे रिसाइकिल होते हैं जहाज, उससे संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो ये निजामाबाद, निजामाबाद तेलंगाना में, तेलंगाना का एक शहर है निजामाबाद, वहां पर खोला गया और अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था, मैंने आपको बताया था। वस्तु एवं सेवा कर दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई, जब से हमारा जीएसटी लागू हुआ था तब से मनाया जाता है।
हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का। अब 2025 में कितने साल हो गए इसको? 70 साल पूरे हो गए, तो 70वीं वर्षगांठ इसने मनाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत में आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में बॉम्बे में की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय कहां पर? लाहौर में बना दिया गया। ठीक है, लाहौर क्योंकि भारत का हिस्सा ही था आजादी से पहले, तो लाहौर में इसका मुख्यालय बना दिया गया। अब इसकी 2025 में कौन सी है? तो 150वीं वर्षगांठ है। अब बात करूं इसके संस्थापक कौन थे, यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सरस्वती ने जी की थी। तो इसका उत्तर हुआ दयानंद सरस्वती। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें अगर आर्य समाज की, आर्य समाज इसका मुख्यालय कहां पर बताया मैंने आपको लाहौर में 1877 में इसका मुख्यालय क्या किया गया था? बनाया गया था। अब बात करें कि अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आर्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें क्या हुआ, हमारे पीएम मोदी जी पहुंचे हैं और इन्होंने क्या किया, इसको संबोधित किया है। तो पीएम मोदी जी ने 150वीं वर्षगांठ पर आर्य समाज की इसको यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय आर्य सम्मेलन हुआ है उसको संबोधित किया है। ठीक है, अगर बात करूं आर्य समाज की तो इसका मुख्य उद्घोष बोले या इसका सिद्धांत बोले तो इसका मुख्य सिद्धांत क्या था कि लौटो वेदों की ओर, यानी ये चाहता था जो हमारी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां घुस गई हैं उनको निकालने के लिए हमें वैदिक ज्ञान की ओर लौटना होगा, यानी अपने वेदों का पठन पाठन करना होगा जिससे हम क्या सच्चाई है इसको जान सकें। तो क्या था इसका? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्या है कि ये लाइन ही पूछ ली जाती है और वाक्य को घुमा फिरा कर बना दिया जाता है कि लौटो वेदों की ओर, या हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए, या वेदों की ओर लौटो। ऐसा क्वेश्चन बना के पूछ लेता है कि सही वाक्य क्या है। तो आप बिल्कुल शब्द से शब्द इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर बात करूं इसका सूत्र क्या है, यानी आर्य जो समाज है इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र है कृष्णवंतो विस्मयो। ये इसका संस्कृत में वाक्य है जिसका अर्थ होता है आओ हम संसार को श्रेष्ठ बनाएं। क्या है? आओ हम संसार को श्रेष्ठ बनाएं। तो ये क्या हुआ इसका सूत्र हुआ। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हुई किसके बारे में? इसके बारे में। अगर बात करूं यहाँ पर स्कूलों की स्थापना किसकी की गई थी, तो डीएवी जो आज चलता है और जो गुरुकुल है, गुरुकुल कांगड़ी इनकी शिक्षा के क्षेत्र में हमने आर्य समाज ने इन दोनों की स्थापना की थी। अगर बात करें इस आर्य समाज के प्रमुख अनुयायी कौन रहे, तो प्रमुख अनुयायी इसके कौन कौन थे, तो इसके प्रमुख अनुयायी थे हमारे आजादी के लाला लाजपत राय। ठीक है, और दूसरे जो हमारे शेरे हिंद थे भगत सिंह, वो इसके अनुयायी थे, यानी ये दोनों आर्य समाज के अनुयायी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो इसके संस्थापक रहे दयानंद सरस्वती जी की। दयानंद सरस्वती, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है और हम पूरा करंट के साथ स्टैटिक्स जीके का निचोड़ कर लेते हैं, तो दयानंद सरस्वती जी को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था वहां पर, तो काठियावाड़ में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ, तो 1824 में काठियावाड़
काठियावाड़ गुजरात में एक जगह है काठियावाड़, वहां पर 1824 में इनका जन्म हुआ। अगर बात करें इनके बचपन के नाम की, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। इनके पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु जो इनके हुए वो थे पूर्णानंद। पूर्णानंद इनके गुरु थे। बाद में इनके गुरु कौन हुए, तो बाद में इनके जो गुरु बने उनका नाम था विरजानंद। विरजानंद इनके गुरु बने। ठीक है, अगर बात करूं कि इन्होंने क्या किया, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि 1875 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर बात करें इनका उपनाम क्या है या इन्हें किस और नाम से जाना जाता है, तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। अब ये मार्टिन लूथर कौन है, तो ये यूएसए के समाज सुधारक थे। समाज सुधारक कौन थे, मार्टिन लूथर। तो भारत के मार्टिन लूथर के तौर पर किन्हें, तो ये दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। इन्होंने स्थापना किस किस चीज की, तो अगर बात करें इनकी स्थापना की, तो 1863 में इन्होंने पाखंड विखंडनी की स्थापना की। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अगर बात करें दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो सबसे पहले स्वदेशी की वकालत करने वाले, सबसे पहले जो स्वदेशी की वकालत करने वाले कौन थे, दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन इसी कैसा आंदोलन था, जो हमारा धर्म परिवर्तन कर चुके लोग हैं उनको वापस में घर वापसी करवाना, यानी हिंदू धर्म में शामिल करना, उसके लिए शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। अगर बात करूं इनकी, तो इनके द्वारा ही गोरक्षक दल की स्थापना की गई। गोरक्षक दल की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फुल करंट और स्टैटिक्स जीके के साथ 1875 से 2025 150 वर्ष आर्य समाज के पूरे हो रहे हैं। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया है, तो ये जो एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल है ये लद्दाख में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये जो विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस है ये कब है, तो 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला है फिनलैंड। आप बताएंगे कि एसडीजी में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक, ठीक है, तो भारत की रैंक क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने चीनी आयात को मंजूरी किस अवधि के बाद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों घटना है 2020 की। 2020 में लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है गलवान घाटी। ये किसके पास है, तो पेंगोंग सो जो लेक है, पेंगोंग सा जो लेक है, सा का मतलब होता है झील, वहां पर पेंगोंग जो झील है उसके पास गलवान घाटी है। वहां पर रात को घात लगाकर चीनी जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सैनिक की बिहार रेजिमेंट के कुछ जवानों पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले में पीछे बहती हुई नदी की तेज धारा में कुछ जवान गिरने से वो शहीद हो गए। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जब भारत ने पलटकर उन पर वार किया तो 40 चीनी जो आतंकवादी सैनिक थे वो मारे गए, यानी वो मौत को प्यारे हो गए। उसकी घटना के बाद भारत ने इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चीन से अपना जो व्यापार था उसको बहुत सीमित कर दिया। ठीक है, जो चीनी आयात था उसको मंजूरी देने में बहुत यहाँ पर दिक्कत आने लगी। तो चीन इससे बौखला गया क्योंकि भारत के पास जनसंख्या है, जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी मांग, यानी भारत किसी भी देश को अपना माल यहाँ खपत करने का बहुत अच्छा अवसर है। तो भारत के इस कदम से चीन बौखलाया हुआ था। अब चीन के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण भारत ने भी अपनी थोड़ी सी ढील देते हुए उसके सामान को यहाँ पर आने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो कितने साल बाद है, तो ये 5 साल बाद है। भारत क्या कर रहा है, यहाँ पर मंजूरी दे रहा है। बात करें चीन की, चीन की बात करते हैं, लेकिन बात अगर चीन की हम करें तो कैसे करेंगे, मैप में करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए
तो पहले निकालते हैं चीन का मैप। तो दोनों देशों का व्यापार फिर से जोर पकड़ने वाला है। ठीक, तो ये हो गया हमारा मैप, लेकिन जूम करना पड़ेगा, नहीं तो आप तो ऐसे भी देख लोगे, अभी तो ना आदत हो गई है। चलिए, भारत भारत से अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर है ये जो पीले कलर का आपको दिख रहा है चमगादड़ ड्रैगन, चमगादड़ का सूप पीने वाले और दुनिया को कोरोना देने वाला ये है चीन। चीन की राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी बीजिंग है। क्या है? राजधानी इसकी बीजिंग है। और मुद्रा इसकी क्या है? तो युआन इसकी मुद्रा है। ठीक है, बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी जो एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है उसका क्या नाम है? वांगहो। और उससे दूसरी जो नदी है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है यांगटीसी। यांगटीसी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। चीन का शोक कौन सी नदी कही जाती है? चीन का शोक जो कहा जाता है वो है वांगहो नदी चीन का शोक कहलाती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के मरुस्थल की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल और एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है, जो कहाँ पर है? तो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर। किस पर? चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। ठीक है, मंगोलिया वही चंगेज खान वाला जो ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये मंगोलिया, इनकी सीमा पर क्या है? ये मरुस्थल है। दूसरा जो तिब्बत में पड़ता है तकला मकान मरुस्थल। जो तीसरा जो मरुस्थल है वो है बेदन जरान। एक है कुमटांग मरुस्थल, और जो इसका पांचवा मरुस्थल है वो है आर्डोस मरुस्थल, इसका पांचवा मरुस्थल है। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में हुई? हमारे चीन के बारे में हुई। अगर बात करूं चीन के किस पर कब्जा किया है, तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया है। ये वाला क्षेत्र किसका है? तो ये वाला क्षेत्र है तिब्बत का। अब तिब्बत से भारत में एक यहाँ पर कैलाश पर्वत के समीप एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यहाँ पर एक ग्लेशियर हो गया और यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है यारलंग सांगपो। ठीक है, यारलंग सांगपो इस नदी का नाम है। अब यहाँ पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से ये यू टर्न मार के भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल में जहां से ये प्रवेश करती है वहां पर एक पर्वत है, और उस पर्वत का नाम है बारालाचा पर्वत। ये बारालाचा पर्वत से क्या करती है? यू टर्न मारती है। लेकिन जब ये यू टर्न मारती है तो घुसती कहां से है? तो ये यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रा, यहां से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। असम में इस पर एक मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, सबसे बड़ा नदी पर बना द्वीप, इसे बोलते हैं नदीय द्वीप। ठीक है, यानी नदी के बीच में एक टापू जैसी संरचना है, तो उसको हम नदीय द्वीप बोलते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। चलिए, तो ये हो गई पूरी जानकारी आपकी इसके बारे में। चलो अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किसकी अध्यक्षता में मंजूरी दी गई? तो अभी क्या है, हमारी नई खेल नीति आ गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय खेल नीति 2025, और ये पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में इसको मंजूरी दी गई। हाल ही में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ बनाया गया है? तो ये फाजिल्का पंजाब में। और इसके लिए लकड़ी मैंने भी आपको बताया था, लकड़ी कहाँ से आई थी? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लकड़ी मंगाई गई थी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नए स्टील्थ युद्धपोत को शामिल किया है? तो यह है INS तमाला। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम किस देश में स्थापित हुआ है? तो ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ चीन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
वर्ष 2025 में भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार से कितने व्यक्तिगत व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया, यानी कितने लोगों को भूपेन हजारिका सम्मान मिला है। भूपेन हजारिका ये क्या थे, ये एक संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। भूपेन हजारिका क्या थे? एक संगीतकार थे। अभी क्या हुआ, जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन, और इनके पास दूसरा मंत्रालय क्या है? दूसरा मंत्रालय है इनके पास, ये पहला, और दूसरा है, दूसरा मंत्रालय के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री हैं। क्या है? ये हैं संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये अभी मंत्री हैं। अभी इन्होंने एक सांस्कृतिक सम्मेलन में भाग लिया, सांस्कृतिक सम्मेलन। और ये सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो ये सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ था गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो कहाँ पर है? असम में है। तो गुवाहाटी असम में एक प्रोग्राम में भाग लिया, और जो किसको सम्मानित था? तो जो भूपेन हजारिका को समर्पित था। इसमें राष्ट्रीय, इसमें भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका पुरस्कार दिए गए। अब ये पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए? तो ये पुरस्कार वर्तमान में 6 लोगों को दिए गए हैं। अब वो 6 लोग कौन है, वो लिस्ट एक बार आप देख लीजिए। तो पुरस्कार दिए गए हैं, पहला यसे दरोजी योंगची, जो अरुणाचल प्रदेश के हैं और लोक कथाएं और समकालीन विषयों को जोड़ने के लिए प्रख्यात लेखक हैं, उनको मिला है। लेशराम मेमा, जो मणिपुर के हैं, मणिपुरी भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए दिए गए हैं। रजनी बासुमतारी, जो असम की हैं, उनको ये मिला है। LR सैलो मिजोरम, डॉक्टर सूर्यकांत हजारिका असम के हैं, और प्रोफेसर डेविड R ये कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। तो इन 6 लोगों को हाल ही में ये पुरस्कार दिया गया है। ये किसको मिलता है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है? तो ये हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो पुरस्कार दे रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है ये देख लेते हैं। पूर्वोत्तर यानी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र। अगर भारत को हम दिशाओं में बांटे तो ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया क्या हमारा, ये क्या हुआ हमारा? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो भारत का जो ये क्षेत्र है कैसा है? ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है, इसलिए हम इसे उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कितने देश हैं? तो 7 सिस्टर +1। 7 सिस्टर में हमारा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये सारे आते हैं। बल्कि ये जो एक है ये कौन सा है? तो ये सिक्किम है। ठीक है, तो ये 8 हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हुए, जिन्हें इनमें से इन 7 को हम सिक्किम को छोड़ दें तो 7 सिस्टर के रूप में हम इन्हें जानते हैं। जिसमें से एक राज्य हमारा जो सबसे सीमा साझा कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है असम। ठीक है, अब जान लेते हैं असम की पूरी जानकारी, यानी असम का पोस्टमार्टम आज हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, असम जिसका पुराना नाम क्या है? जिसको हम कामरूप के नाम से पहले जानते थे। ठीक है, कामरूप के नाम से जानते थे। इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी दिसपुर है। दिसपुर इसकी राजधानी है, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। आचार्य यहाँ के, और यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। अब बात करें अगर इसके बॉर्डर किस किस से साझा होते हैं, तो ये ऊपर वाला बॉर्डर इसका अरुणाचल प्रदेश, ये वाला नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये मेघालय, और इधर भूटान और इधर वेस्ट बंगाल से सीमा साझा हो रही है। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और एक देश कौन सा है? भूटान देश से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। ठीक, अगर बात करो इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। गुवाहाटी जहां पर यह सम्मेलन हुआ वहीं पर इसका
हाई कोर्ट है, यानी इसकी बेंच वहां पर है। अगर बात करूं यहाँ पर त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख त्योहार है वो है बिहू। ये क्या है, फसल उत्सव है। फसल पकने पर साल में 3 बार फसल पकती है, तो साल में ये 3 बार ही मनाया जाता है। एक यहाँ पर प्रसिद्ध मेला भी है जिसे हम अम्बुबाची का मेला भी जानते हैं। अम्बुबाची कहाँ पर है, तो कामाख्या कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर असम में ये मनाया जाता है। बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, यहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे पहले है देहांग पटकई। देहिंग पटकई यहाँ का नेशनल पार्क है। ओरांग नामेरी, काजीरंगा जो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये काजीरंगा एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रेमोना और डिब्रूगढ़ साइकोवा, तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। ठीक, अगर बात करें यहाँ की सीटों की, यहाँ पर कितनी कितनी सीट है, तो लोकसभा की यहाँ पर 14 सीट है, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीट है। अगर बात करें विधान परिषद विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 126 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने तालिबान सरकार को मंजूरी दी है देश के रूप में, यानी तालिबान की सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है रूस। अब भारत ने भी क्या किया है, यहाँ पर अपना राजदूत नियुक्त कर दिया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की है, तो ये साझेदारी भारत ने यूएई के साथ की है। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो जो है नौसेना की, ठीक है, आप याद रखेंगे, पहली नौसेना की महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो इनका नाम है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया। जो भी पहला पहला चीज होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है एग्जाम की दृष्टि से, तो अब इन सबको याद करिएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत का बायोफ्यूल उपयोग के मामले में किस देश को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो हमने चमगादड़ चीन को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में गजाला हासिम वर्जीनिया के किस पद पर चुनी गई। अभी क्या हुआ है, जो ये गजाला हासिम है, ये गजाला हाशमी क्या है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी है, भारतीय मूल की अमेरिकी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके माता पिता भारतीय थे, ठीक है, और अभी क्या है, इन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। इनकी क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म भारत में ही हुआ था। अब इनके पिताजी जो थे इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पीएचडी करने गए थे और फिर वहीं पर जाकर अमेरिका में बस गए हैं। अभी क्या हुआ है, यूएसए का एक राज्य है वर्जीनिया। यूएसए में कितने कुल राज्य हैं, तो 50 राज्य हैं। यूएसए में 50 राज्य हैं, इनमें से एक है वर्जीनिया। ठीक है, वर्जीनिया एक राज्य है। इसके उपराज्यपाल के पद पर कौन जीती हैं, तो ये जीती हैं गजला हाशमी जीती है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी धक्के की बात है, क्योंकि ये उनके विपक्षी नेता हैं और एक मुस्लिम हैं जो अमेरिका में एक उपराज्यपाल के पद पर एक राज्य में चुनाव जीतकर आई हैं। ठीक है, चुनाव जीती और कितने वोट से, तो उनको जो वोट मिला है 56.2% इनको वोट मिला है, और इसके साथ ही ये एक राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल नियुक्त हो गई है। ठीक है, तो ये हुई पूरी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। इनकी उपलब्धियां क्या है, ये इनके बारे में पूरा मैंने बायोडाटा आपको दिया है। ठीक है, आप अपने इंटरेस्ट की दृष्टि से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हाशिमा जो यहाँ पर चुनी गई है। बात करें यूएसए की, तो यूएसए जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश है जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये कौन सा महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप। इसकी राजधानी वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन इसकी राजधानी है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है, तो डॉलर इसकी मुद्रा है। बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी
मिसौरी नदी, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। और ये क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व में एकमात्र नदी जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, विश्व की एकमात्र नदी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट डेनाली यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो है अमेरिका अलास्का, अलास्का। और यहीं पर ही ये माउंट डेनाली चोटी भी है। यहाँ का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, यानी सबसे निचला बिंदु कौन सा है अमेरिका का? तो उसका नाम है मृत घाटी, मृत घाटी। और ये किसका हिस्सा है? तो ये मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है, मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला, जैसे हमारे यहाँ का है हिमालय है, तो यहाँ पर ऐसे ही रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में हुई? हमारी यूएसए के बारे में। चलिए, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए फेस आईडी तकनीक लागू की है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही भारत ने आधिकारिक रूप से किस देश में किस एक जीएम फसल की खेती, तो बीटी कॉटन, बीटी कपास को हमने अनुमति दी है। हाल ही में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गूगल प्रोजेक्ट सनकैचर ने डाटा सेंटर कहां लगाया जाएगा? तो अभी क्या हुआ है, जो गूगल है इसने क्या किया है, इसने प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया है। ठीक है, क्या किया है? लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष में एआई के लिए डेटा सेंटर। ठीक है, डेटा सेंटर क्या बनाएगा? जो हमारी एआई है उसके लिए डेटा सेंटर कहां पर? अंतरिक्ष में बनाने जा रहा है गूगल। उसके लिए उसने प्रोजेक्ट सनकैचर की घोषणा की है। अब इसमें खासियत क्यों है और अंतरिक्ष में इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, सबसे पहली बात कि इसे सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, सौर ऊर्जा से संचालित। ठीक है, तो यानी अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा और अपना कार्य चालू रखेगा। अब इसे अंतरिक्ष में ही क्यों भेजा जा रहा है? डेटा सेंटर तो पृथ्वी पर भी बन सकता है और आज तक बनते भी हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ही क्यों लगाया जा रहा है? इसका कारण है ये, और कारण है क्योंकि जो ये डेटा सेंटर होते हैं, डेटा सेंटर, इनके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला ऊर्जा, प्लस दूसरा कूलेंट, यानी कूलिंग प्रोसेस के लिए पानी। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस के लिए पानी। तो इन दो चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है डेटा सेंटर में। अब जब ये सौर ऊर्जा से चलेगा तो ऊर्जा की तो जरूरत ही खत्म है, यानी पृथ्वी पर जो हमारे जो संसाधन है उन पर दबाव कम होगा। ठीक है, सीमित संसाधन जो पृथ्वी पर हैं उन पर दबाव कम होगा क्योंकि ऊर्जा इसे सौर ऊर्जा से मिलेगी, तो यानी कोयला भी और ये इनसे ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, कूलिंग के लिए इसे वहां का तापमान ठंडा है तो यहाँ पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो संसाधन है उनका बोझ भी ये कम करेगा, ऐसा गूगल का कहना है। लेकिन हर चीज अच्छे के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसका उपयोग होने के बाद हमें उसके क्या पता चलते हैं? उसके नुकसानों का पता चलता है। जैसे सबसे पहले बिजली बनी थी तो कोयले से बिजली बनी, तो हमने सोचा था कि दुनिया में एक क्रांति हो गई और अब बिजली से हम ये सब कुछ कर देंगे, जो किया भी, लेकिन उसके जो बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, जितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना इंसान के द्वारा लगभग नामुमकिन है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तो गूगल ने इसको अभी अंतरिक्ष में स्थापित किया है, ये इसका फोटो देख सकते हैं। और ये क्या है? सब सौर ऊर्जा से चलने वाली इसकी प्लेटें हैं जो इस पर लगी हुई हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा? गूगल के द्वारा अभी ये किया जा रहा है। हाल ही में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो दीपिका क्या नाम है इनका? पादुकोण।
पादुकोण। हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी ब्राजील ने इन्हें सम्मानित किया था। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला का हाल ही में निधन हो गया, और इनका निधन हुआ कहाँ है? तो इनका निधन हुआ है पन्ना टाइगर रिजर्व में। कहां पर हुआ है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में इनका निधन हो चुका है। चलिए, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण को शोषण को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय 6 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? जो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष यानी जो लड़ाइयां होती हैं, गोला बारूद चलते हैं, उनसे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसे रोकने के लिए 6 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अब दिसंबर में और 6 नवंबर को मनाया जाता है। तो नवंबर में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो अभी तक जो बीते नवंबर में विश्व शाकाहारी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस 6 नवंबर किसको मनाया गया? 1 नवंबर को मनाया गया। 6 नवंबर को आपका युद्ध और सशस्त्र संघर्ष दिवस हो चुका है। साथ ही 7 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के तौर पर हम इसे मनाने जा रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो गया हमारा, ये जो बम विस्फोट हो रहा है इससे पर्यावरण को नुकसान को रोकने के लिए 6 नवंबर को हम ये दिवस मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की? तो ये है हमारा हरियाणा। हमारी छोरियां छोरों से कम है के। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है? बुल्गारिया की राजधानी क्या है? हाल ही में केरल मत्स्य विभाग द्वारा जारी उत्कृष्टता पुरस्कार में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो कासरगोड जिला जो है उसको मिला है। हाल ही में और मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सेकंड है, पहला चीन का भी है, ठीक है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये हमारा बिहारवा में किया गया है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इच्छक को किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है? अभी क्या हुआ है, एक हमारा सर्वे व्हीकल, लार्ज व्हीकल है। कौन सा है? लार्ज व्हीकल। इस श्रेणी का तीसरा जहाज हमने बनाया है। कौन सा है? तीसरा जहाज बनाया है और इसका नाम है इच्छक। क्या नाम है? इच्छक। कैसा है? तो एक ये गश्ती जहाज है जो हमारी नौसेना को अभी सौंपा गया है। अब बात करें इसको सौंपा कहाँ गया है, तो इसको कोची शिपयार्ड में नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है? शामिल तो कहाँ किया गया? कोची, केरल में। लेकिन अगर बात करें इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, एंड इंजीनियर्स, GRSE कलकत्ता द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है? ये हमारा जहाज हुआ जो अभी बनाया गया। इसकी खासियत क्या है कि ये है, इसमें जो सामान लगा है 80% स्वदेशी निर्मित सामान है। यानी जो इसमें सामान लगा है वो स्वदेशी निर्मित सामान है, क्योंकि INS तमाला के बाद हमने ये घोषणा कर दी थी कि INS तमाला हमारा अंतिम जहाज होगा जो हमने विदेश में बनवाया है। इसके बाद जितने भी जहाज हम बनाएंगे अपने घर पर मेक इन इंडिया के तहत हम इनका निर्माण करेंगे।
अब देखते हैं रिवीजन के क्वेश्चन। हाल ही में एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो एग्रीगेट इनोवेशन हब का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये हमारे खेल के सामान की नगरी मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इसमें कौन शामिल हुए थे? तो अजीत सिंह के लड़के जयंत सिंह इसमें शामिल हुए थे। हाल ही में महान नेता की 150वीं जयंती पर डाक विभाग स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी थे, उन्होंने इसका क्या किया है? ये डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में चिथा रविंद्रन पुरस्कार से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो चिंता रविंद्रन पुरस्कार हाल ही में शरण कुमार जी को मिला है। शरण कुमार को मिला है। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाड़े इनका नाम है, लिम्बाड़े, शरण कुमार लिम्बाड़े को मिला है। हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में चलाया गया? तो ये उत्तराखंड में। जो फर्जी बाबा बनकर घूम रहे थे कुंभ के दौरान, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? हाल ही में एआई, ये हमारा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो ये लागू किया जा रहा है। हाल ही में टाइम्स 100 क्रिएटर्स की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अगर पहली है तो आप इसे पक्का याद रखेंगे, प्राजक्ता कोहली है। क्या नाम है इनका? प्राजक्ता कोहली। हाल ही में ताजा फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? जुलाई में 133वां था। हाल ही में तेलंगाना को किस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इन्होंने बैटरी निर्माण में जो चमत्कारिक परिणाम दिए हैं उनके लिए शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार को गणेशोत्सव राज्य उत्सव घोषित किया है? यानी गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित करने वाली सरकार कौन सी है? तो महाराष्ट्र सरकार है। हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हमारे मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ को। ठीक है, राहुल द्रविड़ को इन्होंने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर मैं आपके लिए लिख देता हूं, जैसे एशियाई टेबल टेनिस, तो इसके लिए शरद कमल को बनाया गया। शरद कमल हमारे क्या है? जो हमारे टीटी यानी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं उनको बनाया गया है। विकसित भारत डाल्टन, विकसित भारत बिल्थॉन के लिए कौन बना है? तो ये हमारे शुभांशु शुक्ला बने हैं। शुभांशु शुक्ला जो अभी कहाँ गए थे? अंतरिक्ष की यात्रा पर भी गए थे, उनको बनाया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्क्रैचर्स के कौन बने हैं? तो मोहम्मद सिराज को बनाया गया है। मोहम्मद सिराज को स्क्रैचर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के हथकरघा के लिए, उड़ीसा की जो हथकरघा कला है उसके लिए कौन बनाया गया है? तो इसका माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है। माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया है। अगर बात करें ओडी इंडिया की जो गाड़ी है उनका इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? तो नीरज चोपड़ा जी होंगे। ठीक है, फिट इंडिया के लिए कौन बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ठीक है, अगर बात करूं मालदीव टूरिज्म के लिए, मालदीव देश है उसने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यानी मालदीव पर्यटन के लिए कैटरीना कैफ, अगर मालदीव पर्यटन को बढ़ाएंगी कैटरीना कैफ, तो इनके जो पति हैं उनका नाम है विकी कौशल। वो क्या करेंगे? तो विकी कौशल टाटा की गाड़ी में घूमेंगे, टाटा कर देंगे इनको, टाटा मोटर्स। ठीक है, मोटर्स, ये कौन है? तो विकी कौशल। ठीक है, इनके पास कौशल इतना है कि इन्होंने कैटरीना से शादी कर ली। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया गोल्फ प्रीमियम लीग की, इंडिया गोल्फ प्रीमियम लीग, इसके कौन बने हैं? तो इसके हमारे युवराज सिंह बने हैं। युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
अगर बात करें फेडरल बैंक की, फेडरल बैंक में हमारी विद्या बालन है। विद्या बालन फेडरल बैंक की हमारी क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। यूरेका फोर्ब्स में हमारी शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर बनी है। अगर बात करूं मैं प्यूमा की, तो प्यूमा के कौन बने हैं, पीवी सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये आप राहुल द्रविड़ को इधर देख लीजिए, राहुल द्रविड़ इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, मिस्टर डिपेंडेबल। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।